हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, है ना, आज हम लोग है ना कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th और क्लास 12th का मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो भी कौन सा चैप्टर का? तो मैंने रे ऑप्टिक्स के बारे में। रे ऑप्टिक्स मैंने आपको पढ़ाया है ना। क्लास 10th के बच्चा को है ना, जो मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट होगा उसको पता होगा कि मैंने आपको ये वाला चैप्टर ख़त्म कर दिया है। और जो मेरा ऑफलाइन का क्लास 12th का बच्चा होगा है ना, उसको भी पता होना चाहिए कि आपका ये वाला चैप्टर क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको रे ऑप्टिक्स को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो अब हम आपको है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। याद रखेंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लास 10th के लिए ज़्यादा है ना बेनिफिशियल है ना। और लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चन है क्लास 12th के लिए भी होता है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको ये है ना 12th के बच्चों को भी पूछा जाता है, ठीक है। यानी 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्लास 10 के बच्चों को यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। यानी आज जो हम आपको जो भी क्वेश्चन कराएंगे ये क्लास 10 के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो 12th के बच्चा के लिए भी होगा, लेकिन 12th के बच्चा स्टूडेंट के लिए या देखेंगे रे ऑप्टिक्स से जो खासकर दर्पण होता है, तो दर्पण से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लेकिन 10th में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसलिए इसको आप हल्का में ना लें, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स भी मायने रखता है 12th के बच्चों के लिए, ठीक है। और यहाँ 10th के बच्चों को यहाँ से 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, तो 10th के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने है ना कुछ ऑब्जेक्टिव लिया है, लमसम है ना 30-35 के आसपास होगा, है ना। आप इस ऑब्जेक्टिव को अच्छा से समझेंगे। तो बच्चों पहला मैंने आपको क्वेश्चन लिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि अवतल दर्पण, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है बच्चों कि परावर्तन के नियम से है ना, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है ना, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो याद रखेंगे, आपको पता होना चाहिए परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है समझ लीजिए। तो आपको जब मैंने पढ़ाया था परावर्तन के नियम, तो मैंने बताया था कि परावर्तन के नियम में जो होता है ना, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद कीजिए, परावर्तन का मैंने 2 नियम पढ़ाया था, जिसमें पहला नियम मैंने बताया होगा कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो परावर्तन का नियम में बताया गया होगा कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी परावर्तन का 2 नियम बताया गया होगा। तो इसमें पहला लिखवाया हुआ गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम बताया गया होगा कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो याद रखेंगे, क्या आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। दूसरा, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो याद करिए, जब मैंने है ना प्रकाश के बारे में लिखवाया होगा है ना, नहीं लमसम में आपको 15 से है ना 16 पॉइंट जरूर लिखवाया होगा प्रकाश के बारे में। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया होगा प्रकाश जो है ना क्या है। तो याद रखें, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है ना, ये 7 प्रकार के होता है। पहला होता है रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग है ना, यानी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड है ना, विजुअल लाइट है ना, और अल्ट्रावायलेट रे, उसके बाद एक्स रे और गामा रे। तो याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, यानी प्रकाश तरंग क्या है, तो प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी बाबू इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। और परावर्तन के नियम में क्या होगा, तो आपतन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब है ना सीधा प्रतिबिंब होता है, तो वह दर्पण होगा। तो याद रखेंगे, यहाँ पे सवाल आ रहा है, आप ही बताइए है ना, सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है, सीधा प्रतिबिंब। तो याद रखेंगे, सीधा प्रतिबिंब है ना दो ही दर्पण बनाता है। एक है समतल दर्पण, समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण भी है सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन एक ही केस में बनाता है। केवल एक केस होता है जिसमें वो समतल दर्पण अवतल दर्पण जो है आपका वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कब, जब वस्तु को पोल तथा फोकस के बीच रखा जाता है। यानी याद रखेंगे, ये जब वस्तु को पोल तथा फोकस के बीच रखा जाता है, तब उस स्थिति में अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन पढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर कहीं पर भी तुम रखो, कहीं पर भी रखो, ठीक है, तो वह हमेशा कैसा बना रहा है, सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है, ठीक है।
यानी वह प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो याद रखेंगे कि समतल ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें आप वस्तु को कहीं भी रखो, कितना भी दूरी पर रखो, जहां मन के वहां रखो, वह हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण राइट आंसर होगा। अवतल दर्पण हो सकता है, लेकिन अवतल दर्पण सभी दूरी पर है ना सीधा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, सभी दूरी पर नहीं बनाता है, ठीक है। केवल कहाँ बनाता है? जब वह पोल से और फोकस के बीच में होता है, जब वह पोल और फोकस के बीच में होगा तब वही वह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण भी है ना, केवल उत्तल दर्पण, तो याद रखना उत्तल दर्पण भी है ना, याद रखना वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो याद रखेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर ए नहीं होगा, माय मिस्टेक बच्चों, इसका राइट आंसर ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? सीधा प्रतिबिंब लिखा है, ठीक है। तो याद रखेंगे समतल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण भी, है ना, उत्तल दर्पण भी क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी आप याद रखेंगे बच्चों, इस समतल दर्पण में आप वस्तु को कितना भी दूरी पर रखो, वह हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनाएगा, और उत्तल दर्पण में भी आप वस्तु को कहीं पर भी रखो, उसका वो हमेशा कहाँ, वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? तो वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका? इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम में प्रकाश का साथ सबसे अधिकतम होता है। याद रखेंगे माध्यम में प्रकाश का साथ सबसे अधिक कहाँ होता है? तो याद करेंगे, जब मैंने पढ़ाया होगा तो लिखवाया होगा कि प्रकाश का साथ सबसे ज्यादा होता है निर्वात में, ठीक है, तब होता है गैस में, तब होता है द्रव में, और सबसे कम होता है ठोस में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी माध्यम में प्रकाश का साथ सबसे अधिकतम होता है कहाँ पे? तो निर्वात में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताया। पहला कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या? कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? प्रकाश तरंग याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट, एक दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा होगा? तो याद रखेंगे वह दर्पण होगा समतल दर्पण या है ना उत्तल दर्पण होगा, कि है ना। समतल दर्पण जो है ना, आप कहीं पर भी रखो वस्तु को, कहीं पर भी रखो, समतल दर्पण में आप वस्तु कहीं भी रखेंगे वह सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। यानी उत्तल दर्पण में भी आप वस्तु को कहीं पर भी रखें, वो हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। यानी उत्तल दर्पण कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, चाहे, है ना। समतल दर्पण भी है ना, रखेंगे हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। हाँ, समतल दर्पण पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्व का मतलब होता है, अगर आप दर्पण में बायां हाथ से हाई करोगे तो आपका जो प्रतिबिंब होगा ना, वह दायां हाथ प्रतीत होगा, ठीक है। अब किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिकतम होता है? तो याद करेंगे सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल होता है निर्वात में, तब होता है हवा में, तब होता है जल में, और सबसे कम होता है किसमें? ठोस में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश से किरणें गमन करती है। तो याद रखेंगे मैंने आपको पढ़ाया होगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे गमन करती है? तो सर प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में, है ना। स्ट्रेट लाइन यानी रेक्टिलिनियर मोशन में हमें क्या करती है? गति करती है, ठीक है। यानी याद रखेंगे प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल लगा कागज होता है, यानी अगर किसी कागज पर अगर आप तेल लगा देते हैं तो वह कैसा व्यवहार करेगा? तो याद कीजिए मैंने पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था कि जब किसी कागज पर आप तेल लगा देंगे ना, तो वह तुम्हारा पारभासी वस्तु की तरह कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? पारभासी। पारदर्शी का पारदर्शी मतलब होता है न जिस पदार्थ से प्रकाश पूरी तरीका से पार हो जाए। अपारदर्शी मतलब होता है, अपारदर्शक मतलब होता है जिस वस्तु से प्रकाश है ना आर पार नहीं होता है। और पारभासी मतलब होता है जिस पदार्थ से प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करता है, उसको पारभासी कहते हैं। जब हम कागज पर तेल लगा देते हैं ना, तो प्रकाश जो है ना थोड़ा थोड़ा पास करता है, यानी वह पारभासी वस्तु की तरह कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है? ये सब बच्चा जानता है ना, हाँ ना, जितना बच्चा होगा ये सब जानता है कि प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, ठीक है। कौन कौन सा नियम होता है? तो पहला नियम होता है आपतित किरण, अभिसारी किरण पुंज। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है तब परावर्तित किरण पुंज होगा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर अभिसारी ही होगा। याद रखेंगे एक अभिसारी किरण पुंज यानी समतल दर्पण पर अगर प्रकाश किरण क्या है? अभिसारी है, तो परावर्तन के बाद भी क्या होगा? अभिसारी ही होगा। नेक्स्ट, एक प्रकाश से किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है, ठीक है। यानी एक मान लीजिए एक समतल दर्पण है, अब इस पे कोई प्रकाश जो है ना लंबवत आपतित हो रहा है, लंबवत, ठीक है। तो यही लंबवत हुआ तो यही आपका इंसिडेंट रे हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा? नॉर्मल भी होगा। अगर प्रकाश याद रखिएगा लंबवत आ रही है तो वह क्या होगा? जिस मार्ग से आई है ना उसी मार्ग से क्या होगा ये वो वापस भी हो जाएगी।
तो आपको पता होना चाहिए कि आपतित ये आपका आपतित किरण हो गया और जाने वाला किरण हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण, आने वाला किरण आपतित किरण हो गया और जाने वाला किरण हो गया परावर्तित किरण। तो और यही आपका अभिलंब हो जाता है। जब भी आपको याद रखेंगे लंबवत जब भी आपतित होगा, जब भी प्रकाश का किरण दर्पण पे लंबवत आपतित होगा तो उस केस में आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों जो होता है ना ये 0 डिग्री होता है। याद रखेंगे जब भी प्रकाश का किरण लंबवत आपतित होगा तो उस केस में आपतन कोण का मान का है चाहे परावर्तन कोण का मान का है वह किसके बराबर होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया होगा कि किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी। नेक्स्ट, सूर्य से आने वाली प्रकाश का पुंज है ना, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में कौन है। ठीक है, तो जो प्रकाश किरण यानी सूर्य से जो प्रकाश किरण आती है ना, वह कौन सा किरण आती है, अभिश्रित प्रकाश पुंज होता है, समानांतर प्रकाश पुंज होता है, कि अपसृत प्रकाश पुंज होता है। तो याद रखेंगे सूर्य का प्रकाश किरण जो होता है ना वो क्या होता है, समानांतर प्रकाश पुंज होता है। कैसा होता है, समानांतर प्रकाश पुंज होता है। ठीक है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है, तो समानांतर प्रकाश पुंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये बात किसने की है, ये बात कहाँ से आया, तो ये बात आपको परावर्तन के नियम के अनुसार है, क्योंकि मैंने परावर्तन के नियम में पढ़ाया था कि आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा। तो याद रखना है, हम आपको पता होना चाहिए कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है ना उसको बोला जाता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण जो होता है ना ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा, तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोला जाता है परावर्तन कोण। और आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, अर्थात तो मैंने आपको बताया था कि पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब होता है कि अगर आप दर्पण में है ना बाएं हाथ से हाई करेंगे तो वो आपको दायां दिखेगा और दायां हाथ से करेंगे तो आपको बाएं दिखेगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायां क्या होगा, दायां प्रतीत होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा होता है। याद रखेंगे समतल दर्पण जो होता है ना इसका आवर्धन का बात करें तो समतल दर्पण का आवर्धन का बात करें ना तो इसका आवर्धन हमेशा +1 होता है। ठीक है, इसका अगर हम पावर का बात करें तो इसका पावर 0 होता है। समतल दर्पण का पावर क्या होता है, 0 होता है। और समतल दर्पण का फोकस का बात करें तो इसका फोकस अनंत पर होता है। सवाल था कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है, तो उत्पन्न आवर्धन का मान जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि फोकस दूरी जो होता है ना, फोकस दूरी ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, या वक्रता त्रिज्या जो होता है ये फोकस दूरी का दुगुना होता है। ठीक है, तो सवाल था ये कौन सा संबंध सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, R=2f। नेक्स्ट, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। यानी अवतल दर्पण में है ना एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब जो है ना क्या पाया गया, तो प्रतिबिंब पाया गया आभासी और सीधा पाया गया और बड़ा पाया गया। तो बताइए वस्तु का स्थिति कहाँ होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि याद करें कि अवतल दर्पण में केवल एक ही जगह पे एक ही ऐसा केस है, मैंने आपको अवतल दर्पण में 6 केस पढ़ाया होगा, तो उसमें से एक केस में मैंने है ना जो सबसे लास्ट केस पढ़ाया होगा, छठा केस, उसमें बताया होगा कि अवतल दर्पण में जब आप वस्तु को पोल और फोकस के बीच रखे होंगे